ये नोट नहीं है, जो जिसने लाके दिया उसके दिल में बहुत गहराई वाली मोहब्बत थी, उन्होंने व्यक्त कर दी। मोहब्बत तो खैर आपके दिलों में भी है, पर आप लोगों ने व्यक्त नहीं करी। मैं 4 घंटे से मेहनत कर रहा हूँ। ये तबस्सुम ने इतनी अच्छी बात की, नहीं कोई देश ऐसा मेरे हिंदुस्तान के जैसा। तो तबस्सुम, ये जो हिंदुस्तान है ना, जब एक मुस्लिम बेटी ये बात बोलती है तो हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है, क्योंकि इस देश की 2 ताकत है, हिंदू और मुसलमान। और इन दोनों हाथ से हिंदू और माँ से मुसलमान, और इन दोनों को मिलाकर बनता है हम। इस देश की ताकत है ये हम। मेरा ये देश ना गोलियों से चलता है ना बम से चलता है। ये देश अगर किसी से चलता है तो इसी हम से चलता है। अभी अरे तबस्सुम ने इतना अच्छा पढ़ा कि उसके ऊपर बहुत गहन विश्लेषण करने की जरूरत है। मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही है, पर मतलब क्या समय नहीं है बहुत सारे कवियों को पढ़ाना है। जैसे इन्होंने अभी कहा था कि वो चिट्ठियां नहीं आती। अब चिट्ठियां क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती? क्योंकि आजकल क्या है कि फेसबुक और व्हाट्सएप का जमाना आ गया, तो चिट्ठियां कहां से आएगी बेचारी। और फेसबुक और व्हाट्सएप से कोई नहीं बचा, हमारा कवि वन तक नहीं बचे। इधर कवि सम्मेलन, वो दोनों लगे थे बुढ़ाऊ कवि सम्मेलन चलता रहता है, कवि कविता पढ़ रहा है, कवि फेसबुक और व्हाट्सएप में घुसा रहता है। सामने से वीडियो शूटिंग होती है, और कल को वही वीडियो शूटिंग यूट्यूब के ऊपर डलती है। यूट्यूब के ऊपर जब वो वीडियो शूटिंग डलती है, कवि कविता पढ़ रहा है और पीछे कोई फेसबुक चला रहा है, इतना भद्दा दिखता है कि उसकी कोई हद नहीं। क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप की जो दुनिया है, ये पूरी तरह से नकली दुनिया है। जैसे फेसबुक में एक खूबसूरत फूल का फोटो देख सकते हो आप, लेकिन खुशबू नहीं ला सकते। खुशबू लाने के लिए ओरिजिनल फूल ही काम करेगा। और फेसबुक की नकली दुनिया इसलिए, और किस तरह की नकली दुनिया है। हमारे देवास शहर में क्या हुआ कि एक युवती एक ऑटो रिक्शा में बैठी और ऑटो रिक्शा वाले से बोली, भाई साहब मेरे को बस स्टैंड छोड़ देना। वो ऑटो वाले ने कहा ठीक है 50 रुपए लगेंगे। युवती ने कहा ठीक है दूंगी। ऑटो वाले ने उस युवती को वहां पे बस स्टैंड पे छोड़ दिया देवास के। अब युवती ने क्या करा कि 100 का नोट निकाला, ऑटो वाले को दिया। ऑटो वाले ने 50 के खुल्ले देने के लिए अपनी सीट से हटा और अपने जेब में से 50 का नोट निकालने लगा। इतनी सी देर में वो युवती ने क्या करा कि उसकी ड्राइविंग सीट पे बैठ गई और अपने पर्स से मोबाइल निकाला, ऑटो वाले को दिया कि भैया मेरा एक फोटो खींच दो। ऑटो वाले ने वो फोटो खींच दिया। उस फोटो को युवती ने फेसबुक के ऊपर डाला और उसके ऊपर कैप्शन लिखा, अपने गरीब माँ बाप का पेट पालने के लिए रिक्शा चलाती हुई इस बालिका को कितने लाइक। अपने गरीब माँ बाप का पेट पालने के लिए रिक्शा चलाती हुई इस बालिका को कितने लाइक। तो साहब 1 घंटे के अंदर उस बालिका को मिल गए 1000 लाइक। और जिसने भी दिए लाइक वो सबके सब थे नालायक, सबके सब थे नालायक। तो एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि कवियों से भी, कि किसी भी कवि सम्मेलन में जाएं तो फेसबुक व्हाट्सएप को हाथ नहीं लगाए। आपका इंप्रेशन पब्लिक पे गलत पड़ता है। और आपसे भी निवेदन करूंगा कि कवि सम्मेलन सुनो तो 100% ध्यान कविता में लगाओ, क्योंकि कविता ओरिजिनल चीज है और फेसबुक और व्हाट्सएप नकली दुनिया होती है। आइए मित्रों, वापिस से शुरुआत करते हैं इस कवि सम्मेलन की। एक बिटिया ने कविता पढ़ी, और अब एक बिटिया की कविता पढ़ने के लिए एक भैया आ रहे हैं, जिनका एक गीत बेटी के ऊपर है, वो बहुत वायरल हुआ है, लाखों में उसके व्यू हैं, यहाँ नहीं विदेशों तक गया है। नाम होता है उनका संजय सिंह। उनको मैं इन 4 पंक्तियों के साथ बुलाऊंगा कि 3 रूप है नारी के, 3 रूप है नारी के, बेटी पत्नी मातुश्री, इन तीनों से जुड़े हुए बेटा पति और पिताश्री, सृष्टि के संतुलन का
तीन रूप है नारी के, बेटी, पत्नी, मातुश्री। इन तीनों से जुड़े हुए बेटा 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 पति और पिताश्री। सृष्टि के संतुलन का बेटी ताना बाना है, बेटी सपन सुहाना है, बेटी प्रेम तराना है। बेटी के कारण ही देखो रोशन आज जमाना है। सिंह भूमि परिक्षेत्र के सिंहों को प्रणाम करता हूं। आज शंकर प्रसाद बर्मन जी के श्रद्धांजलि स्वरूप ये जो कार्यक्रम आपने किया है, और जो उनके बेटे और बेटी, हमारे यहाँ गांव में कहावत चलती है, पूत कपूत तो कारधन संचय, और पूत एक ये बेटे हैं। मैं कुछ पढ़ना चाह रहा था, लेकिन मैं सोचा कि इनको मेरी तरफ से एक गीत मेरे लिए गीतकार क्या दे सकता है। एक ये बेटे हैं जो एक समारोह कर रहे हैं, समाज भुला रहे हैं, यहाँ पे पिताजी की कृति को छपवा रहे हैं, लोगों का सम्मान कर रहे हैं, बुला रहे हैं। और एक वो भी बेटे होते हैं जो पिताजी को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। बहुत तेजी से ये बहुत एक दूसरा वायरल गीत में गी रहा हूँ, जिसको मैं इसके बाद बेटी का गीत पढ़ दूंगा। तो छोटे छोटे गीत आप सुनिएगा। सच्ची घटना है, जबलपुर की घटना है, नाम नहीं बताऊंगा। रेलवे की घटना है वो नैस जी। उनके बेटे ने उन्हें छोड़ के घर आता है, और एक रात की यात्रा सुनना उस बेटे के, अभागे बेटे के, अपने बाप के लिए क्या उसके मन में भाव है। जब मैंने उससे पूछा, और दूसरे दिन जाके बस से उसको ले आता है, मैंने पूछा ऐसा क्या हुआ। एक बेटे की भाव यात्रा सुनना, डूब के सुनना, ताली वाले की कोई जरूरत नहीं मुझे, भाव से सुनना। आप भाव दे देना मुझे। उमरिया आज मैं घूमा, प्रसन्न हो गया मैं सुन को। और मैं ये भी कह के जा रहा हूँ, कभी कोई हो, कभी सम्मेलन कोई हो, मंच कोई हो, संचालक कोई हो, लेकिन श्रोता उमरिया के होना चाहिए। इस पर ताली बजा के बड़ा सुनिएगा। बाप क्या होता है बेटा? भारतीय मूल चिंतन में, मूल संस्कृति में बाप क्या है, सुनिए। कि मेरा साचा था जो, बेटे ने क्या बताया कि मेरा साचा था जो, वो साचा मैंने तोड़ दिया। मेरा साचा था जो, वो साचा मैंने तोड़ दिया। बाबूजी आज तुम्हें आश्रम में छोड़ दिया। वाह वाह वाह। बाबूजी के गीत गाता हूं तो लोग मुझे बाबूजी भी कहते हैं। सुनिएगा। कि मेरा साचा था जो, वो साचा मैंने तोड़ दिया। बाबूजी आज तुम्हें आश्रम में छोड़ दिया। रात का दूसरा पहर है, नींद दोनों को नहीं आ रही है। पहली बार बेटे और बाप भौतिक और भावनात्मक रूप से एक दूसरे से अलग। सुनिएगा। कि मैं जग रहा हूं तो, मैं जग रहा हूं तो वो भी न सो रहे होंगे। मैं जग रहा हूं तो वो भी न सो रहे होंगे। सिसकियां रोक के बाबूजी रो रहे होंगे। सिसकियां रोक के बाबूजी रो रहे होंगे। इतनी पीड़ा कभी जीवन में ना सही होगी। इतनी पीड़ा कभी जीवन में ना सही होगी। माँ मेरी स्वर्ग में बेचैन हो रही होगी। माँ मेरी स्वर्ग में बेचैन हो रही होगी। माँ तेरे दूध में मैंने तो जहर घोल दिया। बाबूजी आज तुम्हें आश्रम में छोड़ दिया। बाबूजी, मैं जिस जुनून से गाता हूँ जुनून से सुनना आप। इस लिखते समय मैं सैकड़ों बार रोता हूँ, तब ये गीत गाता हूँ। दूसरी पंक्ति देखिए। कि उम्र जो तेरी है, बच्चे की भाव देखना, उसका अपराध बोल देखना। कि उम्र जो तेरी है वो उम्र मेरी भी होगी।
उम्र जो तेरी है वो उम्र मेरी भी होगी। त्रिपाठी जी, उम्र जो तेरी है वो उम्र मेरी भी होगी, आंखों में चश्मा तो हाथों में छड़ी भी होगी। आज छोड़ा तुझे कल कोई मुझे छोड़ेगा, आज छेड़ा तुझे कल कोई मुझे छोड़ेगा। थोड़ा सिसकेगा थोड़ा मेरी तरह रोलेगा, थोड़ा सिसकेगा थोड़ा मेरी तरह रोलेगा। जिसमें दिखता था मैंने शीशा वही तोड़ दिया, बाबूजी आज तुम्हें आश्रम में छोड़ दिया। मेरा सांचा था जो वो सांचा मैंने तोड़ दिया। तीसरा वन सुनिए, बाप क्या होता है। मेरे पुरखों की वो तो आखिरी निशानी है। जोशी जी, मेरे पुरखों की वो तो आखिरी निशानी है, और मैं तो किरदार हूँ पापा मेरी कहानी है। मैं तो किरदार हूँ पापा मेरी कहानी है। ओ जिन आँखों का मैं तारा था उन्हें फोड़ दिया, बाबूजी आज तुम्हें आश्रम में छोड़ दिया। बाप क्या होता है, आखिरी में तो पढ़ता हूं। बाप क्या होता है ध्यान रखिएगा, पिताजी को याद रखिएगा। पिताजी जहां कहीं भी नहीं जाते हैं मैं छोड़ के, कि मेरा मौला मेरा, बाप का देखिए दृश्य, कि मेरा मौला मेरा वाहे गुरु भगवान है वो। मेरा मौला मेरा वाहे गुरु भगवान है वो, और चर्च की प्रार्थना पांचों पहर अजान है वो। चर्च की प्रार्थना पांचों पहर अजान है वो। मैंने गलत बोला हो तो बताइए आप। मेरा मौला मेरा वाहे गुरु भगवान है वो, चर्च की प्रार्थना पांचों पहर अजान है वो। हम जिन्हें ढूंढते मथुरा में और मदीने में, हम जिन्हें ढूंढते मथुरा में और मदीने में, शिव के सावन में या रमजान के महीने में, शिव के सावन में या रमजान के महीने में। वही मूरत थी घर में आज जिसे तोड़ दिया, बाबूजी आज तुम्हें आश्रम में छोड़। टीम लंबी है, मैं वो गीत गा देता हूँ जिसके लिए मैं आया हूँ। गाना कुछ और चाहता था लेकिन बेटी का गीत सुनिए, जो 3 महीने में 25 करोड़ लोगों ने जिसको सुना, 123 गायिकाओं ने जिसको गाया, और ये जो थोड़ी दूरी में आपसे बना पाया हूँ, हिम्मत कर पाया हूँ जिस गीत के कारण, वो गीत में सीधे सीधे आता हूँ बिना किसी भूमिका के। बेटी मायके से ससुराल चली जाती है, एक उलाहना की पाती लिखती है पिताजी को। बेटियां नाराज बहुत होती है पिताजी से, हक भी होता है बिना भूमिका के सुनना। आप कभी YouTube चैनल पे जाओगे तो 123 गायिकाओं का जब आप डालोगे कि सच बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, तो आपको कभी नहीं मिलेगी बेटियों की, लिखने वालों की, गाने वालों की। वो गाना सुना था, सुनिए एक बार ताली बजा के इजाजत देते मुझे। मैं कि सच बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, सच बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, छुपाना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, छुपाना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या बात है, वाह। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था,
पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे। आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी। रुलाते हो बाबूजी क्या याद मेरी आती नहीं। वाह वाह, जोरदार तालियां, बहुत शानदार प्रस्तुति इनकी। हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानते। बाप और बेटी का संबंध हमारे यहाँ बड़ा अर्थपूर्ण और बहुत ही गहरा होता है। सुनिए, हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई। घर में कभी होली कभी दीपावली आई। सैंडल भी मेरी आई मेरी फ्रॉक भी आई। सैंडल भी मेरी आई मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी। अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी। क्या कमाते थे बाबूजी। क्या बात है, क्या याद मेरी आती। बहुत शानदार गीत, बधाइयाँ। मन को छू लेने वाला गीत। बाप का संघर्ष देखिएगा कैसे पालता है। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। वाह वाह, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचाओ मेरी सगाई में लगा दी। बाकी बचाओ मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी। बचाते हो बाबूजी क्या याद मेरी आती। कहते हैं कि बाप अपनी पूरी कमाई का पाई पाई जोड़ के बेटी का मंडप खड़ा करता है। बाप बेटी को शादी याद दिलाती। बहुत लोग भावुक हो रहे हैं, माफ कीजिएगा, सुनिए। कहते थे मेरा मन कहीं एक दिन न लगेगा। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। बिटिया विदा हुई तो घर ये घर न लगेगा। बिटिया विदा हुई तो घर ये घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते। कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते। तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते। तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते। कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी। कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी। न सोते हो बाबूजी क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना। आखिरी बंदा
वो बेटी वो सवाल खड़ा करती है सदियों से, जिसका जवाब किसी बाप के पास नहीं। मुझे विदा करना, मैं जानना चाहता हूँ कि मोरिया कैसे विदा करता है इस गीत को। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है। पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा, पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, न पूरा है बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं, सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बैठ जाओ भैया। बाबूजी पे यानी पिताजी पे कविता हुई, माताजी पे भी कविता होगी। आप कोई चिंता मत करो, और हमको भी चिंता इसलिए नहीं कि हमको विश्वास है कि भले रात भर हो जाए, इतनी पब्लिक तो यहाँ पे बैठी ही रहेगी कम से कम, क्योंकि ये साउंड वाले भैया, ये टेंट वाले भैया, ये किताब वाले भैया सब बैठे रहेंगे। हमको भी कोई टेंशन वेंशन नहीं है भैया। भाई ये कवि सम्मेलन जब चालू हुआ तो ये कुर्सियां सारी भरी हुई थी, और सारे कवियों ने मिलकर बहुत मेहनत करी, जब जाके इतनी कुर्सियां खाली हुई। कुर्सियों का ही झगड़ा है मित्रों, खाली कुर्सी मिलती नहीं। और यहाँ पे कवियों ने कुर्सी खाली कर दी, ये इनकी अद्भुत टैलेंट का कमाल है। और अब ये खाली नहीं होगी, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों की तरफ से, क्योंकि अब क्या है कि वो बोरिंग होता है ना, आप क्या वो पानी निकालते हैं जो बोरिंग होता है, तो पहले क्या होता है, कंकड़ पत्थर निकलते, पहले धूल उड़ती है, फिर कंकड़ पत्थर निकलते हैं, फिर कीचड़ निकलता है, फिर सबसे आखिरी में क्या होता है कि हमको शुद्ध जल की प्राप्ति होती है। तो इस कवि सम्मेलन में भी अब आप लोगों को ना शुद्ध जल की प्राप्ति होने जा रही है, इसलिए आप टेंशन मत पालो। और माइक वाला भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका माइक बहुत अच्छा है। हम कवियों की जिंदगी में माइक का बहुत महत्व रहता है, और माइक का ही नहीं, वाइफ का भी बहुत महत्व रहता है। वो क्या है कि एक होनहार कवि माइक के सामने बोल सकता है मेरे जैसा, लेकिन वाइफ के सामने बोलने ऐसी इनकी किसी की भी हिम्मत नहीं। और माइक क्या है कि अगर अपने साइज का नहीं हो तो उसको छोटा बड़ा किया जा सकता है। और माइक अगर खराब निकल जाए तो उसे बदला जा सकता है, लेकिन वाइफ के मामले में ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है। बढ़िया बढ़िया। मैं कुछ पंक्तियां आपको सुना रहा हूं कि एक बार क्या हुआ कि हम एक कवि सम्मेलन में गए, तो वहां का माइक, आपका माइक बहुत अच्छा था, और उसको माइक क्या कर रहा था कि टीवी के विज्ञापन कैच कर रहा था। अब मैं कविता की एक पंक्ति पढ़ूं तो उसमें से विज्ञापन की दूसरी आवाज आए, तो ऐसी आवाज आ रही थी कि समझ ही नहीं पड़ रहा था कि क्या हुआ। तो देखिएगा क्या हुआ, वो घटनाक्रम आपको 4-6 पंक्तियों में बताता हूं कि एक बार बुरे फंसे एक कवि सम्मेलन में जाकर घर से निकले थे, शायद अपना ही मुंह देखकर
सुबह सुबह धर्म पत्नी ने डांटा, थोड़ा सा आगे गए तो अपन एक नेताजी ने रास्ता काटा। अब अपन ने पहले ही कह दिया अपन नेता की बात नहीं करते, नेता की बात क्या करना। थोड़ा सा आगे गए तो एक नेताजी ने रास्ता काटा। हमने सोचा आज तो हो गया कबाड़ा। जैसे तैसे कवि सम्मेलन के मंच पर पहुंचा, संचालक ने हमारा नाम बुलाया, हमने अपना कविता पाठ शुरू किया। अब वो माइक क्या कर रहा था कि टीवी के विज्ञापन कैच कर रहा था। हमने अपना कविता पाठ शुरू किया और बोला, भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों। माइक में से आवाज आई, लक्स की बनियान पहनो। मैंने कहा आपको मेरा सादर प्रणाम। माइक में से आवाज आई, झंडू बाम पीड़ा। मैंने कहा दोस्तों ये हमारे लिए संघर्ष की घड़ियां हैं, दोस्तों ये हमारे लिए संघर्ष की घड़ियां हैं। माइक में से आवाज आई, नया घर, नई मिसेस, वाह सुनील बाबू, बढ़िया है। और साहब जैसे ही हमने अपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की तारीफ में अपना मुख खोला, माइक में से आवाज आई, ठंडा मतलब, ठंडा मतलब कोका कोला। और मेरे बाद कवि शरद जायसवाल की बारी आई। इन्होंने अपनी कविता इस तरह से सुनाई, ये बोले ये देश तुम्हारे हवाले, ये देश तुम्हारे हवाले। माइक में से आवाज आई, खिजली करने वाले, टैक्स लगा ले। उसके बाद कवित्री तबस्सुम अश्क की बारी आई। इन्होंने अपनी कविता कुछ इस तरह से सुनाई, ये बोली मुझे तुम माधुरी समझो या समझो मधुबाला। माइक में से आवाज आई, 4 बूंदों वाला। ये फिर बोली बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। माइक में से आवाज आई, टाटा स्काई लगा डाला, तो लाइव जिंगल आला। उसके बाद कवि राजकुमार राज की बारी आई। इन्होंने अपनी कविता इस तरह से सुनाई, ये बोले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति में गंदगी को दूर करने के लिए क्या क्या नहीं किया। माइक में से आवाज आई, आपने हर वक्त ट्राई किया। ये फिर बोले ये देखो राजनीति और गुंडागर्दी का घिनौना मेल। माइक में से आवाज आई, ठंडा ठंडा कूल कूल नव रतन तेरे। और साहब इस तरह 286 विज्ञापन आते हैं, सारे मैं आपको नहीं सुना सकता। सारे इन विज्ञापनों की मार से कवि हेट गए, बुरी तरह से हेट गए, चुपचाप अपनी जगह पे जाके बैठ गए। अभी संजय सिंह जी ने बाबूजी वाली बहुत अच्छी कविता सुनाई, मैं रो दिया, आप लोग भी रो दिए, आपकी आंखों में आंसू आ गए। मैं एक माताजी वाली रचना सुनाता हूँ, आप लोग हंसोगे, सिर्फ 2.5 मिनट की रचना है, इसमें मेरा कविता पाठ भी हो जाएगा, बाद में पढ़ने का रोल नहीं, पहले ही पढ़ लो, है ना। तो 2.5 मिनट की कविता माताजी के ऊपर सुना रहा हूँ। पिताजी पे आपने सुनी, आप रोए, मेरी माताजी पे आप सुनोगे, आप हंसोगे। माँ के ऊपर हास्य रस की कविता आप लोगों ने संभवतया नहीं सुनी होगी। माँ के ऊपर करुण रस लिखा गया, वीर रस लिखा गया, सब कुछ लिखा गया, लेकिन हास्य में कविता देखिए। आज से लगभग 40 साल पहले एक पिक्चर आई थी दीवार, और दीवार में अमिताभ बच्चन शशि कपूर से कहता है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है? तो शशि कपूर कहता है कि मेरे पास माँ है। तो जीने की आस माँ है, जीने की आस माँ है, अंधेरे में प्रकाश माँ है। जीने की आस माँ है, अंधेरे में प्रकाश माँ है। रोटी, पेट और उपवास माँ है। अमिताभ के पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। शशि कपूर के पास क्या है? शशि कपूर के पास, मेरे घर की छत पे बिल्ली ने दिए 6 बच्चे,
मेरे घर की छत पे बिल्ली ने दिए 6 बच्चे, बड़े ही सुंदर, बड़े ही अच्छे बच्चे तोड़कर आए अपना नीड़, उनको देखने के लिए लोगों की लग गई भीड़। एक बोला इन्हें भूख लगी है, दूसरा बोला नहीं नहीं इन्हें तो लगी प्यास है, तीसरा बोला इन्हें अपनी माँ की तलाश है, चौथा बोला माँ तो शशि कपूर के पास है। माँ तो शशि कपूर के पास है, माँ तो शशि कपूर के पास है। और साहब जनगणना अधिकारी आए अमिताभ बच्चन के द्वार, अमिताभ बच्चन बोले अंदर आइए, फरमाइए। जनगणना अधिकारी बोले आप अपने परिवार के सदस्यों का विवरण बताइए। अमिताभ बोले देखिए मेरी प्रतिभा ही मेरा धन है, मेरी प्रतिभा ही मेरा धन है, मेरा नाम अमिताभ है, पत्नी का नाम जया बच्चन है, बेटा अभिषेक है, बहू ऐश्वर्या बच्चन है। तो जनगणना अधिकारी बोले वो सब तो ठीक है, एक बात बहुत खास है, हमें आपकी माँ की तलाश है, हमें आपकी माँ की तलाश है। तो अमिताभ बोले माँ तो शशि कपूर के पास है, माँ तो शशि कपूर के पास है। और साहब शशि कपूर रो रहा था, शशि कपूर रो रहा था, आपे से बाहर हो रहा था। अमिताभ बोला यार क्यों रोता है, आजकल तो अपन की माँ पे भी तेरा ही अधिकार होता है, यार क्यों रोता है, आजकल तो अपन की माँ पे भी तेरा ही अधिकार होता है। शशि कपूर बोला तुम नहीं समझोगे, ये बात बहुत खास है, ये बात सही है कि तुम्हारी माँ मेरे पास है, पर मेरी माँ तो भगवान के पास है, मेरी माँ तो भगवान के पास है। माँ की याद में मेरी आत्मा हर वक्त रोती है, माँ की याद में मेरी हर वक्त आत्मा रोती है। माँ का महत्व तो वही जानता है जिसकी माँ नहीं होती है, जिसकी माँ नहीं होती है। फिर भी दोस्तों एक आस है, माँ सब में खास है, माँ शेरा वाली है, माँ दुर्गा है, माँ काली है, माँ धरती है, माँ आसमान है, माँ से ही ये पूरा जहान है। माँ की हर बात निराली है, माँ रोटी है, माँ पेट है, माँ उपवास है, माँ हम सबके लिए खास है, माँ से ही जग के सारे प्रयास है। माँ हमारे पास है तो सब कुछ हमारे पास है, माँ हमारे पास है तो सब कुछ हमारे पास है। माँ इस सृष्टि में निर्माण है, माँ इस धरती पर साक्षात भगवान है, माँ इस सृष्टि में निर्माण है, माँ इस धरती पर साक्षात भगवान है। और माँ से ही पूरे जग में आस है, माँ से सारी दुनिया में प्रकाश है। पर माँ तो हम सब के पास है, हम सब के पास है, हम सब के पास है। अपने अपनी माँ के सम्मान में तालियां बजाते। और आइए माँ का एक रूप, माँ सरस्वती का एक रूप, नाम होता है रंजना गौतम। आपके घर आंगन की तुलसी क्यारी रंजना गौतम को आप लोगों के बीच में भेज रहा हूं। आप लोग तालियां बजाकर बताएं कि आप आपके घर आंगन के तुलसी क्यारे को कितना प्रेम करते हैं। रंजना गौतम। हेलो, थोड़ा सा कर दीजिए, इको थोड़ा तेज कर दीजिए। हाँ उसमें माइक सपोर्ट नहीं था। आदरणीय मंच को सादर नमन। स्वागत है। मेरा बहुत सौभाग्य है और सबसे पहले तो मैं वातायन संस्था का आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस मंच में इन विभूतियों के साथ मंच शेयर करने का मौका दिया। आप दोनों भाई बहनों को जिन्होंने अपने पिता की कृति का आज विमोचन कराया, मेरा अशेष साधुवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैं अपने मार्गदर्शक आदरणीय संतोष जैन जी के सम्मुख में बात करी। दादा सादर नमन। मेरे गुरु और मेरे मार्गदर्शक जिनसे मैंने अभी अभी बस उंगली पकड़ के सीखना शुरू किया है, आदरणीय राजकुमार राज जी को मेरा प्रणाम, आदरणीय नितेश जैन जी को नमन,
आप सभी विभूतियों को सादर स्वागत है, स्वागत है। और अब मैं बस थोड़ा सा समय लूंगी मैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज माइक नहीं, आप तो पूरा समझ लो, ये सब नहीं हिलने वाले हैं। नहीं, आज माइक सपोर्टिंग नहीं लग रहा मुझे, पता नहीं क्यों। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो। बढ़िया आवाज आ रही है, आप पढ़िए। आपकी आवाज बहुत बढ़िया आ रही है। धीमी आवाज है मेरी, इसलिए ऐसा होता होगा। बढ़िया आवाज आ रही है। हाँ, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी एक, आप सबकी इजाज़त हो तो मैं अभी एक तहत में एक शेर और सॉरी एक मतला और एक दो शेर प्रस्तुत करती हूँ। उसके बाद एक तरन्नुम में गज़ल शेर प्रस्तुत करूँगी। तो मतला यूँ पेश है कि भूल कर दुनिया उ दफ्तर बैठते, भूल कर दुनिया उ दफ्तर बैठते, वो कभी पहलू में आकर बैठते। भूल कर दुनिया उ दफ्तर बैठते, वो कभी पहलू में आकर बैठते। हम तो बंजारे हैं क्योंकि दोस्तों, हम तो बंजारे हैं क्योंकि दोस्तों, हम तो बंजारे हैं क्योंकि दोस्तों, घर में भी रहते तो बेघर बैठते। वाह वाह। हम तो बंजारे हैं क्योंकि दोस्तों, घर में भी रहते तो बेघर बैठते। भूल कर दुनिया वो दफ्तर बैठते, वो कभी पहलू में आकर बैठते। जिक्र उनका करते हम किससे भला, जिक्र उनका करते हम किससे भला, बस हवा में नाम लिख कर बैठते। क्या बात है। जिक्र उनका हम करते किससे भला, जिक्र उनका करते हम किससे भला, बस हवा में नाम लिख कर बैठते। और एक शेर बतौर खास पेश करती हूँ कि ध्यान में उनके तथागत बन के हम, भगवान बुद्ध जिन्होंने संसार की दुख और दंशों से प्रभावित होकर सुख की खोज में अपना घर बार छोड़ दिया था, तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम घर छोड़ पाएँ। तो उसी तरह से एनलाइटमेंट की खोज में मैं एक शेर प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अब आप लोग बताइएगा कि ये शेर हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं शेर आपके हवाले करती हूँ कि ध्यान में उनके तथागत बन के हम, ध्यान में उनके तथागत बन के हम, छत को ही पीपल समझ कर बैठते हैं। वाह वाह वाह। ध्यान में उनके तथागत बन के हम, छत को ही पीपल समझ कर बैठते। और काश ऐसा वक्त फिर आता कभी, काश ऐसा वक्त फिर आता कभी, जब वो मेरे साथ शब भर बैठते, जब वो मेरे साथ शब भर बैठते। और इसी के साथ अब मैं एक गज़ल प्रस्तुत करना चाहती हूँ तरन्नुम में। स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कोई दरकार है जन्नत न जहाँ की हमको, कोई दरकार है जन्नत न जहाँ की हमको, अब तेरा पीते हैं जितना पीते हैं, तलब और बढ़े जाती है, जितना पीते हैं तलब और बढ़े जाती है। आपने लत ये भला कैसी लगा दी हमको, आपने लत ये भला कैसी लगा दी हमको। एक शेर और प्रस्तुत करना चाहती हूँ। लूटने वाले तेरे साथ खड़ी है दुनिया, लूटने वाले तेरे साथ खड़ी है दुनिया। सो तेरे हक में, सो तेरे हक में ही देनी है गवाही हमको, सो तेरे हक में ही देनी है गवाही हमको, सो तेरे हक में ही देनी है गवाही हमको। इश्क वो रोग है, इश्क वो रोग
वो रोग है जो जान लिए जाता है, इश्क वो रोग है जो जान लिए जाता है। चार अगर अब तो ज़रूरत है दुआ की हमको, चार अगर अब तो ज़रूरत है दुआ की हमको। वो जो बेबात भी कुछ कह दे तो जी अच्छा लगे, वो जो बेबात भी कुछ कह दे तो जी अच्छा लगे। चुप अगर हो तो नहीं चैन जरा भी हमको, चुप अगर हो तो नहीं चैन जरा भी हमको। बस एक शेर प्रस्तुत करके एक ज़्यादा जैसा कि आदरणीय देश जी और तबस्सुम अर्शी जी ने फरमाइश की है, तो मैं बस वही गज़ल पढ़ के और फिर मैं अपना स्थान ग्रहण करने की कोशिश करती हूँ। चीख कर रोएगी मछलियाँ तमाशा न करे, मतलब पेश है। चीख कर रोएगी मछलियाँ तमाशा न करे। शुक्रिया। चीख कर रोएगी मछलियाँ तमाशा न करे, याद महबूब की आए तो कोई क्या न करे, याद महबूब की आए तो कोई क्या न करे। चीख कर रोएगी मछलियाँ तमाशा न करे, चीख कर रोएगी मछलियाँ तमाशा न करे, याद महबूब की आए तो कोई क्या न करे, याद महबूब की आए तो कोई क्या न करे। उनके आने की खबर लाती नहीं है तो हवा, उनके आने की खबर लाती नहीं है तो हवा, उनके आने की खबर लाती नहीं है तो हवा। उनको छूकर मेरे दरवाजे पे ठहरा न करे, उनको छूकर मेरे दरवाजे पे ठहरा न करे। उनके आने की खबर लाती नहीं है तो हवा, उनके आने की खबर लाती नहीं है तो हवा। उनको छूकर मेरे दरवाजे पे ठहरा न करे, उनको छूकर मेरे दरवाजे पे ठहरा न करे। अब एक शेर प्रस्तुत करती हूँ कि याद आती है उसे मेरी तो कह दे खुल के, याद आती है उसे मेरी तो कह दे खुल के, याद आती है उसे मेरी तो कह दे खुल के, याद आती है उसे मेरी तो कह दे खुल के। बात करने का कोई और बहाना न करे, बात करने का कोई और बहाना न करे, बात करने का कोई और बहाना न करे। अब एक शेर जो मेरा काफ़ी पसंदीदा शेर है बतौर खास पेश करती हूँ कि मैं जो हर बात पे कहती हूँ कि तुम मेरे हो, शुक्रिया। मैं जो हर बात पे कहती हूँ कि तुम मेरे हो, मैं जो हर बात पे कहती हूँ कि तुम मेरे हो, मैं जो हर बात पे कहती हूँ कि तुम मेरे हो, उससे कह दो, उससे कह दो मुझे इस बात पे टोका न करे, उससे
बात पे टोका न करे। अब मैं अंतिम शेर प्रस्तुत करती हूँ और इसके बाद फिर मैं अपना स्थान ग्रहण करूँ। जी शुक्रिया शुक्रिया। मैं वो नदिया हूँ जो, मैं वो नदिया हूँ, मैं वो नदिया हूँ जो पहुँची है उमंगे लेकर। मैं वो नदिया हूँ जो पहुँची है उमंगे लेकर। मैं वो नदिया हूँ जो पहुँची है उमंगे लेकर। मैं वो नदिया हूँ जो पहुँची है उमंगे लेकर। इस समंदर को, ये समंदर मेरे उत्साह को फीका न करे। ये समंदर मेरे उत्साह को फीका न करे। चीख कर रोएगी मछलियाँ तमाशा न करे। चीख कर रोएगी मछलियाँ तमाशा न करे। याद महबूब के आए तो कोई क्या न करे। याद महबूब के आए तो कोई क्या न करे। शुक्रिया शुक्रिया। जो विद्यार्थी हैं अभी भी इस उम्र में भी, और व्यक्ति को आजीवन विद्यार्थी ही रहना चाहिए। मेरे अजीज मित्र राजकुमार राज और मेरे वरिष्ठ मार्गदर्शक संतोष जैन साहब घोड़ा डेंगरी बैतूल से हमारे बीच यहाँ उपस्थित है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसको बुलाऊं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस समय वक्त की नज़ाकत को देखते हुए आवश्यकता है एक ऐसी शख्सियत की जो इस ऊंचाई को बरकरार रख सके। और इस ऊंचाई को बरकरार रखने के लिए मैं आपके बीच आवाज़ दे रहा हूं। बैतूल से हमारे बीच पधारे राजकुमार राज को बिना किसी भूमिका के साथ, क्योंकि मैं जानता हूं वो अपना काम खुद करते हैं। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। माँ शारदे के मंच को नमन करता हूँ। इस पे भी तालियां हुई। वो मेरी आवाज़ में कुछ ऐसा जादू है तो शायद। चलिए मैं गज़ल के बजाय घनाक्षरी से शुरू करता हूँ। एक श्रृंगार की घनाक्षरी देखें। नायिका का सौंदर्य देखें। प्रेयसी के रूप रंग देख आ गया बसंत, और शब्द शब्द ज्यों प्रसंग बोलने लगे। प्रेयसी के रूप रंग देख आ गया बसंत, और शब्द शब्द ज्यों प्रसंग बोलने लगे। और बात बोलने का ढंग यूं लगे कि संग संग बांसुरी सितार के मृदंग बोलने लगे। वाह वाह। बांसुरी सितार के मृदंग बोलने लगे। और हाय रे हवा ये लटकेश थे मलंग सब, तू चली तो सारे ये भुजंग बोलने लगे। और कैसे कहे राज कंगनों से पायलों की जंग, करधनी के संग अंग अंग बोलने लगे। कैसे कहे राज कंगनों से पायलों की जंग, करधनी के संग अंग अंग बोलने लगे। बहुत बढ़िया। शंभू सिंह कहाँ है? हाँ, क्या हुआ शंभू भैया कि मैं एक बार आ रहा था बेंगलोर से एक यात्रा से। मेरे रेलवे कंपार्टमेंट में 7-8 बच्चे थे 20-21 साल के। उनमें इस बात को लेकर बहस चल रही थी कि शिखंडी महाभारत का पात्र है या रामायण का। 20-21 साल के बच्चे थे। मैं ऊपर की बर्थ पे लेटा उनकी बात सुन रहा था, लेकिन मुझे एक बात की शर्मिंदगी हुई। हालांकि उन्होंने गूगल देवता की मदद से तुरंत जान लिया कि शिखंडी कहाँ का पात्र है, लेकिन मुझे उस दिन कुछ पीड़ा हुई। मैंने सोचा कि ये अगर हमारे 20-21 साल के बच्चे ये नहीं जानते कि शिखंडी महाभारत का पात्र है रामायण का, तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की पीढ़ी की कुछ दुश्वारियाँ हैं या कुछ कमियाँ हैं। तो उस दिन मैंने 2 घनाक्षरियाँ लिखी, तो वो आपको सुनाता हूँ, उसके बाद गजलों की तरफ चलता हूँ। नितेश भाई, हमें हमारे बच्चों को क्या सिखाना है कि मान अभिमान का जो भेद नहीं जानते हैं,
पाप और पुण्य की कथा उन्हें सुनाइए। मान अभिमान का जो भेद नहीं जानते हैं, पाप और पुण्य की कथा उन्हें सुनाइए। लंकेश का दंभ हो या कंस जरासंध हो या शिशुपाल अंत की कहानियां सुनाइए। और कर्ण को बताइए वो लाख दानवीर रहा, शूरवीर साहसियों कौन था बताइए। और मित्रता भी कीजिए तो अच्छा बुरा सोच लीजिए, धर्म के विरोध में ना आप कभी जाइए, धर्म के विरोध में ना आप कभी जाइए। और क्या सिखाना है हमारे बच्चों को कि द्रौपदी का चीर जब खींचा था सभा के बीच, द्रौपदी का चीर जब खींचा था सभा के बीच, सदन में कौन कौन मौन था गिनाइए। द्रौपदी का चीर जब खींचा था सभा के बीच, सदन में कौन कौन मौन था गिनाइए। नीति व अनीतियों के भेदों को न ताड़ सके रावण कंस, नीति व अनीतियों के भेदों को न ताड़ सके, क्यों न ऐसे नामियों की दुर्गति सुनाइए। और भाई का हुआ न भाई, धर्म का ही खेल था ये। विभीषण सुग्रीव, भाई का हुआ न भाई, धर्म का ही खेल था ये। कैसी थी विडंबना ये प्रश्न ना उठाइए। और निज धर्म मानकर प्राणों को लुटाने वाला, राम का जटायु भला कौन था बताइए। निज धर्म मानकर प्राणों को लुटाने वाला, राम का जटायु भला कौन था बताइए। देखिए मुझे अचानक से घनाक्षरी याद आ गई तो उन्हें सुना दिया। 2 मिनट के लिए मैं आप लोगों से चाहूंगा कि 10 मिनट बर्दाश्त कर ले मुझे। आप लोग अपने अपने मोबाइल रख लें तो मुझे बड़ी आत्मा को शांति मिलेगी। रखे हुए हैं। मैं गजलों की तरफ चलता हूं। एक मतलब यूं पढ़ता हूं कि बेबस होकर जब औंधे मुंह मनुहारें गिर जाती हैं। तबस्सुम। बेबस होकर जब औंधे मुंह मनुहारें गिर जाती हैं, मंडप में बेटी वालों की दस्तारें गिर जाती हैं। बेबस होकर जब औंधे मुंह मनुहारें गिर जाती हैं, मंडप में बेटी वालों की दस्तारें गिर जाती हैं। और बुरे वक्त में अक्ल हुनरमंदी सब देते हैं धोखा। राजकुमार भाई, बुरे वक्त में अक्ल हुनरमंदी सब देते हैं धोखा, तूफानों में मल्लाहों से पतवारें गिर जाती हैं। बुरे वक्त में अक्ल हुनरमंदी सब देते हैं धोखा, तूफानों में मल्लाहों से पतवारें गिर जाती हैं। और बरसातों में छप्पर के मत ऐब गिनाओ बरखुरदार। त्रिपाठी जी, क्या बात, बढ़िया। बरसातों में छप्पर के मत ऐब गिनाओ बरखुरदार, नींव अगर मजबूत न हो तो दीवारें गिर जाती हैं। बरसातों में छप्पर के मत ऐब गिनाओ बरखुरदार, नींव अगर मजबूत न हो तो दीवारें गिर जाती हैं। और इतना आसान मुल्क में कोई काम दूसरा क्या होगा, इतना आसान मुल्क में कोई काम दूसरा क्या होगा, जितनी आसानी से अब ये सरकारें गिर जाती हैं। इतना आसान मुल्क में कोई काम दूसरा क्या होगा, जितनी आसानी से अब ये सरकारें गिर जाती हैं। एक मतलब यूं देखें कि बिल्कुल नए काफिये लेके मैंने एक गजल कही थी, आप देखे। जी पढ़े। मतलब यूं अर्ज करता हूं कि जैसे कोई प्यार वफा को रुसवाई तक ले आए, प्यार वफा को रुसवाई, रंजना जी, जैसे कोई प्यार वफा को रुसवाई तक ले आए, हमको सारे शौक हमारे बर्बादी तक ले आए। जैसे कोई प्यार वफा को रुसवाई तक ले आए, हमको सारे शौक हमारे बर्बादी तक ले आए। और झूठी कस्में, झूठे वादे और बहाने कर कर के, क्या बात, झूठी कस्में, झूठे वादे और बहाने कर कर के हम अपने विश्वास को आखिर ओटीपी तक ले आए। जवाब नहीं। आज की सच्चाई हमारी ओटीपी है। ये हम लोगों को विश्वास खो देने का कारण हुआ है। अब ये शेर पढ़ा हूं मैंने
कि झूठी कस्में, झूठे वादे और बहाने कर करके हम अपने विश्वास को आखिर ओटीपी तक ले आए। और एक जियो की सिम ने देखो सारी तन्हाई हर ली। एक जियो की सिम ने देखो सारी तन्हाई हर ली। हम अपनी फुर्सत के लम्हे 2 GB तक ले आए। एक जियो की सिम ने देखो सारी तन्हाई हर ली। एक जियो की सिम ने देखो सारी तन्हाई हर ली। हम अपनी फुर्सत के लम्हे 2 GB तक ले आए। और राजनीति में उठापटक तो चलती रहती थी भाई। धीरज जी, राजनीति में उठापटक तो चलती रहती थी भाई। तुम तो मैटर ईडी से अब जेसीबी तक ले आए। राजनीति में उठापटक तो चलती रहती थी भाई। तुम तो मैटर ईडी से अब जेसीबी तक ले आए। एक तो इस तरह के गजलों के शेर मैं आपको सुनाता हूं। मतलब यूं पढ़ता हूं कि छू लेंगे आसमान भी हमको यकीन है। छू लेंगे आसमान भी हमको यकीन है। पाँव के नीचे फिर भी हमारे जमीन है। छू लेंगे आसमान भी हमको यकीन है। पाँव के नीचे फिर भी हमारे जमीन है। और मैं सोचता था सिर्फ ज़बां का बुरा है तू। मैं सोचता था सिर्फ ज़बां का बुरा है तू। लेकिन लहू से तर भी तेरी आस्तीन है। लेकिन लहू से तर भी तेरी आस्तीन है। और शेर देखिएगा बतौर खास के, लेकिन लहू से तर भी तेरी आस्तीन है। और सबको तो एक बार ही मरना है दोस्तों। सबको तो एक बार ही मरना है दोस्तों। कुछ लोग हैं कि जिनका ये डेली रूटीन है। सबको तो एक बार ही मरना है दोस्तों। कुछ लोग हैं कि जिनका ये डेली रूटीन है। एक मतलब यूं पढ़ता हूं कि रोज मरना पड़ रहा है जिंदगी के नाम पर। रोज मरना पड़ रहा है जिंदगी के नाम पर। अब तो लानत है तुम्हारी रहबरी के नाम पर। रोज मरना पड़ रहा है जिंदगी के नाम पर। अब तो लानत है तुम्हारी रहबरी के नाम पर। छिड़ रही है अब इबादत के तरीकों पर बहस। जैन साहब, छिड़ रही है अब इबादत के तरीकों पर बहस। अब तमाशे हो रहे हैं बंदगी के नाम पर। मैं अपने शेरों की कभी वजाहत नहीं करता। मैं कभी बताने की कोशिश नहीं करता कि मेरे शेर का अर्थ क्या है। ये आप लोग ही समझेंगे, आप लोग ही बताते हैं। बता रहा है। बढ़िया बढ़िया। छिड़ रही है अब इबादत के तरीकों पर बहस। अब तमाशे हो रहे हैं बंदगी के नाम पर। बेशक बेशक। और देखिए इन जुगनुओं का है बहुत तगड़ा जुगाड़। रंजना, देखिए इन जुगनुओं का है बहुत तगड़ा जुगाड़, जो पुरस्कृत हो रहे हैं रोशनी के नाम पर। देखिए इन जुगनुओं का है बहुत तगड़ा जुगाड़, जो बहुत देखिए इन जुगनुओं का है बहुत तगड़ा जुगाड़, जो पुरस्कृत हो रहे हैं रोशनी के नाम पर। और शंभुगिया एक मिसरा आपके चरणों में रखता हूं कि हर महाभारत के पीछे हैं कई खुदगर्जियां। हर महाभारत के पीछे हैं कई खुदगर्जियां। ठीकरे फूटे हैं केवल द्रौपदी के नाम पर। हर महाभारत के पीछे हैं कई खुदगर्जियां। ठीकरे फूटे हैं केवल
द्रौपदी के नाम पर। और राज खतरे में है सारी चुप्पियों का अब वजूद। राज खतरे में है सारी चुप्पियों का अब वजूद। इतना हल्ला हो रहा है खामोशी के नाम पर। बहुत बढ़िया। इतना हल्ला हो रहा है खामोशी के नाम पर। मैं बड़े जल्दी जल्दी आपको कुछ ऐसा सुनाना चाहता हूँ। देखिए, मेरा कोई भरोसा नहीं कि मैं कब कौन सा बहुत अच्छा शेर कह जाऊँ, इसलिए हाँ थोड़ा सा क्या होता तवज्जो। सबका अपना अपना वक्त होता है मियाँ। जरूर 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 एक दो शेर और सुना देता हूँ। गजल के तंज को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा कि तलखियां इतनी कभी व्यवहार में चलती नहीं। तलखियां कड़वाहटे, तलखियां इतनी कभी व्यवहार में चलती नहीं, इसलिए मेरी कभी दरबार में चलती नहीं। क्या कहने? तलखियां इतनी कभी व्यवहार में चलती नहीं, इसलिए मेरी कभी दरबार में चलती नहीं। मैं फकत एक मार्गदर्शक की तरह मंडल में हूं। आडवाणी जी। मैं फकत एक मार्गदर्शक की तरह मंडल में हूं। ये समझिए अब मेरी सरकार में चलती नहीं। क्या बात है। क्या कमाल इशारा है भाई। मैं फकत एक मार्गदर्शक की तरह मंडल में हूं। ये समझिए अब मेरी दरबार में चलती नहीं। और उस चवन्नी की तरह नायाब हूं मैं आजकल। दादुर साहब, उस चवन्नी की तरह नायाब हूं मैं आजकल, जो खनकती है मगर बाजार में चलती नहीं। उस चवन्नी की तरह नायाब हूं मैं आजकल, जो खनकती है मगर बाजार में चलती नहीं। एक गजल के चंद शेर। हाँ वो शेर, मुझे बहुत पसंद है। देखिए राजकुमार भाई के वो मुझे भी जहां से याद आ जाता है मैं सुनाता हूँ आपको। हाँ 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 का रकबा काट देती। हाँ हाँ मतलब यूँ था कि नगर से गांव आने का वो रास्ता काट देती है। नगर से गांव आने का वो रास्ता काट देती है। नदी हर साल कुछ खेती का रकबा काट देती है। नगर से गांव आने का वो रास्ता काट देती है। नदी हर साल कुछ खेती का रकबा काट देती है। और सभी का अपना अपना वक्त होता है मियाँ सुनिए। सभी का अपना अपना वक्त होता है मियाँ सुनिए। अगर दुक्की तुरुप की हो तो इक्का काट देती है। अगर दुक्की तुरुप की हो तो इक्का काट देती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहब्बतें राजकुमार भाई की। एक बार फिर से पढ़ दीजिए इसको। जरूर। कि सभी का अपना अपना वक्त होता है मियाँ सुनिए। अगर दुक्की तुरुप की हो तो इक्का काट देती है। और इसी गजल का एक और शेर था नीतीश भाई कि बड़ी बी का वही एक वोट कितने काम का निकला। बड़ी बी का वही एक वोट कितने काम का निकला। मिले कंबल पे वो हर साल जाड़ा काट देती है। मिले कंबल पे वो हर साल जाड़ा काट देती है। और गमे दिल वो सुना दें तो हमारा गम भी हल्का हो। गमे दिल वो सुना दें तो हमारा गम भी हल्का हो। कि लोहे की बनियारी भी लोहा काट देती है। मैं एक दो शेर सुना के एक वो भाई मैं उसको पढ़ता हूं कि कभी तुतली जबानों से जो बच्चे बोल पड़ते हैं, कभी तुतली जबानों से जो बच्चे बोल पड़ते हैं, तो ये लगता है जैसे कुछ फरिश्ते बोल पड़ते हैं। कभी तुतली जबानों से जो बच्चे बोल पड़ते हैं, तो ये लगता है कि जैसे कुछ फरिश्ते बोल पड़ते हैं। और तरक्की
आदमियत पर सभी हैं चुप्पिया साधे। तरक्की आदमियत पर सभी हैं चुप्पिया साधे, मगर मजहब की बात आए तो सारे बोल पड़ते हैं। मगर मजहब की बात आए तो सारे बोल पड़ते हैं। और सितारों, हर रात के चलते तुम्हारी पूछ है वरना। सितारों, रात के चलते तुम्हारी पूछ है वरना। जहां सूरज निकल आए उजाले बोल पड़ते हैं। जहां सूरज निकल आए उजाले बोल पड़ते हैं। और पुलिस वालों की भाषा को समझ लेते हैं बहरे भी। बहुत बढ़िया। सीआई साहब ये बैठे, सीआई साहब बैठे। शेख धीरज जी बैठे हैं, मैं इसलिए हिम्मत कर रहा हूँ शेर पढ़ने की कि पुलिस वालों की भाषा को समझ लेते हैं बहरे भी। यहाँ थानों में रातों रात गूंगे बोल पड़ते हैं। वाह। पुलिस वालों की भाषा को समझ लेते हैं बहरे भी। यहाँ थानों में रातों रात गूंगे बोल पड़ते हैं। और तुम आती हो तो खुशबू सी महकती है फजाओं में। तुम आती हो तो खुशबू सी महकती है फजाओं में। बहारें नाच उठती है, नज़ारे बोल पड़ते हैं। बस एक गजल कर लूँ से मैं, उसके बाद बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गैर मुमकिन है कि तौहीन वफा हो जाऊं। बढ़िया बढ़िया। गैर मुमकिन है कि तौहीन वफा हो जाऊं। मैं तो मर जाऊं अगर उससे जुदा हो जाऊं। मैं तो मर जाऊं अगर उससे जुदा हो जाऊं। मैं तेरे इश्क में बर्बाद हूँ, मजरूह भी हूँ। मजरूह कहते हैं घायल को। मैं तेरे इश्क में बर्बाद हूँ, मजरूह भी हूँ। और क्या तू ही बता इसके सिवा हो जाऊं। और क्या तू ही बता इसके सिवा हो जाऊं। तू मेरी हो के न हो पर ये दुआ दे मुझको। तू मेरी हो के न हो पर ये दुआ दे मुझको। मैं तेरे इश्क में एक रोज फना हो जाऊं। मैं तेरे इश्क में एक रोज फना हो जाऊं। और अपनी बर्बादी का इल्जाम लगाऊं किस पर। अपनी बर्बादी का इल्जाम लगाऊं किस पर। कोई अपना तो रहे जिससे खफा हो जाऊं। अपनी बर्बादी का इल्जाम लगाऊं किस पर। कोई अपना तो रहे। बहुत बढ़िया। कोई अपना तो रहे जिससे खफा हो जाऊं। इस गजल का आखिरी शेर पढ़ के ज़हमत तमाम करूंगा। और ये शेर जिसके लिए गजल कही गई थी, एक बार सभी लोगों से शेर पढ़ता हूं। बिल्कुल। कोई अपना तो रहे जिससे खफा हो जाऊं। वो मेरी मौत पे आए कोई खातिर तो करो। मेरी मौत पे आए कोई खातिर तो करो। वो मेरी मौत पे आए कोई खातिर तो करो। वो मेरी मौत पे आए कोई खातिर तो करो। मैं जनाजे से क्या खुद उठ के खड़ा हो जाऊं। वो मेरी मौत पे आए कोई खातिर तो करो। मैं जनाजे से क्या खुद। उन्हीं का उतार के उन्हीं को बना रहे भैया। नितेश जी।
वो मेरी मौत पे आए कोई खातिर तो करो, मैं जनाजे से क्या खुद उठ के खड़ा हो जाऊं, गैर मुमकिन है कि तौहीन वफा हो जाऊं, मैं तो मर जाऊं अगर उससे जुदा हो जाऊं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया।